जयश्री गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द इम्पोर्टेंट केसेस फ्रॉम जनवरी टू जून 2023। तो ये सीरीज मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे भी चला रही थी, जिसमें मैं आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के केसेस डिस्कस कर चुकी थी। फिर उसके बाद जून एक रह गया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे पूरा एक राउंड अप कर लेती हूँ, जिसमें 6 महीने आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो अगर इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो मंथ वाइज आप अलग से भी देख सकते हो। चाहिए एक राउंड अप, क्विक राउंड अप चाहिए है, तो इस वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहला केस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले केस से स्टार्ट करते हैं। दैट इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक दिन रात में उठ के पता चला कि भाई मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। इसी चीज को, इस डिमोनेटाइजेशन को क्वेश्चन किया गया इस केस में और कहा गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना बिल्कुल ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं से कहीं तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो आप ये कह रहे हैं कि भाई हार्डशिप हुआ है, काफी लोगों को हार्डशिप हुआ कि उनको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा अपने पैसे एक्सचेंज करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें कि भाई कुछ लोगों को हार्डशिप हुई और दूसरे साइड ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में था, क्योंकि ब्लैक मनी सर्कुलेशन में लाना था, ब्लैक मनी बाहर लाना था, तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है। और वहां पे गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन भी ये था कि अगर हम पहले से ये बता के करते तो फिर पर्पस तो वैसे ही डिफीट हो जाता। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाएगा या कुछ लोगों को जो हार्डशिप हुई है उसको ऊपर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट विल बी केप्ट इन माइंड, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि डीमोनेटाइजेशन कहीं से कहीं तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। इट वाज परफेक्टली वैलिड, इवन दो अगर प्रोसीजर नहीं थोड़ा सा फॉलो किया गया, जिसमें रिपोर्ट्स नहीं मांगी गई थी। ऐसा प्रोसीजर होता है कि आरबीआई से रिपोर्ट मंगवानी पड़ती है कि अगर डिमोनेटाइजेशन किया गया तो कितने लोगों को हार्डशिप होगी, क्या परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसीजर को, अगर इस एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा है और डिमोनेटाइज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, देन इट इज परफेक्टली वैलिड। यहाँ पे एक चीज और याद रखने की थी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना was the only judge who dissented, और जिन्होंने कहा कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि भाई आप अच्छा काम करना चाह रहे थे या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे तो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हर जगह फिर आप अलाउ कर देंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। So she was the only judge who dissented to this judgment and who said that it is not valid. But क्योंकि मेजोरिटी का ये मानना है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो परफेक्टली वैलिड है, परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आज हम जो फॉलो करते हैं दैट इज इट इज परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप जैसे रीड कर सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन नॉट इनवैलिड मियरली बिकॉज सम सिटीजन सफर थ्रू द हार्डशिप। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा डिमोनेटाइजेशन को वैलिड किस केस लॉ के थ्रू डिक्लेयर किया गया है, सो इट इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन the next cases of KC Cinema versus State of JNK and others and connected matters। अब इस केस में क्या हुआ, हम जब थिएटर में जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, थिएटर में जाते हैं तो चेकिंग होती है। अगर आपके पास कुछ भी खाने का सामान मिलता है तो वो आपके बैग से या आपकी पॉकेट से निकाल देते हैं। उसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि भाई ये तो हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 21, हमें खाना ले जाने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक प्रेमाइस में जा रहे हैं, एक सिनेमा हॉल वाले पर्सन के प्रेमाइस में जा रहे हैं, वहां पे वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ये उसका राइट टू कैरी ऑन बिजनेस के कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर हमने ऐसा अलाउ कर दिया कि आप खाना ले जाइए, तो वहां पे जितने लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, जो काम करते हैं, जो फूड स्टॉल्स लगाते हैं, उनका काम चला जाएगा और उनका बिजनेस चला जाएगा। सिनेमा हॉल्स को लॉस होगा बिकॉज ऑफ द दिस थिंग कि उनको जो पैसा नहीं मिल रहा है रिटर्न में। तो फिर ये क्या होगा, उनके आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस शुड बी अलाउड। ये रिस्ट्रिक्शन जो है कि आप थिएटर्स में खाना नहीं ले जा सकते हैं, दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। बट अगर हमने ऐसा किया कि आपको ले जाने दिया, तो उल्टा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा थिएटर ओनर्स का, क्योंकि उनका राइट टू लाइवलीहुड यहाँ पे डिफीट हो जाएगा और उनका राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को अपने प्रेमाइस में किस तरीके से रन करना चाहते हैं, उसके जो रिस्ट्रिक्शन है वो वायलेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला दैट सिनेमा थिएटर्स कैन प्रोहिबिट व्यूअर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग फूड आर्टिकल्स इनटू द थिएटर। अब दूसरी बात, एक और चीज उन्होंने यहाँ बोली, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन तो होता नहीं है कि आप थिएटर में जाके ये मूवी देखें। आप अगर नहीं खाना चाहते वहां का खाना, या आप नहीं
इस चीज से कंफर्टेबल हैं, तो भाई सिट बैक एट होम एंड वॉच योर मूवी। क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई कंपलसरी होता, कोई जगह पे जाना कंपलसरी है कि जाना ही बिल्कुल जरूरी है, तो वहां पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन अगर होता तो फिर जरूर कह सकते थे कि इट्स अ वायलेशन ऑफ योर राइट। बट यहाँ पे सिनेमा हॉल जो है इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट एन इम्पोजिशन ऑन यू, इट्स अ चॉइस कि आप जाना चाहे या ना जाना चाहे। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज डील की गई थी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो एक ही टाइप का फूड खा सकता है, तो फिर वो अपना एक सर्टिफिकेट दिखा के और फिर ही और शी कैन टेक हर और हिज फूड इन द थिएटर्स। प्लस एक ड्रिंकिंग वाटर वाली बात की गई थी कि हर थिएटर्स में ड्रिंकिंग वाटर जरूर सप्लाई करना चाहिए, जरूर होना चाहिए सभी लोगों के लिए। द नेक्स्ट केस इज स्मृति देव वर्मा वर्सेस प्रभा रंजन देव वर्मा। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि एक बंदा था जो प्रॉपर्टी के पोजेशन में था और दूसरा बंदा उसे क्लेम कर रहा था कि मेरा ये प्रॉपर्टी मेरी है। बट यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो प्रूव नहीं कर पाए कि उनका टाइटल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो कोई एविडेंस ऐसे नहीं दिखा पाए जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि ये टाइटल उनका है। अब उनका क्लेम ये था और उनका कहना ये था कि भाई डिफेंडेंट भी तो सिर्फ पोजेशन में है, वो भी तो ये नहीं दिखा पा रहा कि उसका भी टाइटल है, वो भी एविडेंस कुछ नहीं दिखा पा रहा, तो इस वर्च्यू की वजह से डिफेंडेंट को निकाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता, पहला बर्डन प्लेंटिफ के ऊपर है, प्लेंटिफ पहले ये बताएगा कि भाई मेरा पोजेशन किस टाइटल के राइट के अंदर है। अगर वही नहीं प्रूव कराया तो डिफेंडेंट के बर्डन तक बात ही नहीं आएगी। एंड जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट प्रूव नहीं कर पाया ये बात कि उसका टाइटल है, तो इसकी वजह से उसको निकालेंगे नहीं। पोजेशन होल्डर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशन रहेगा कि वही ओनर है। वंस द प्लेंटिफ proves that he is the title owner, only then will the defendant prove, and if he is not able to prove, then the possession will be given to the plaintiff. तो यहाँ पे इसी कारणवश प्लेंटिफ को पोजेशन नहीं दिया, क्योंकि ना ही प्लेंटिफ प्रूव कर पाया और डिफेंडेंट तक तो बात पहुंचनी ही नहीं थी। Then, criminal proceeding for dowry demand cannot be quashed merely because divorce petition is pending. X versus state of उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे क्या हुआ था, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी। पति ने ये बोला था कि मेरी वाइफ को एड्स है, वेंडर डिसीज की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए आई वांट अ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। वहीं वाइफ जो है उन्होंने एक दूसरी कंप्लेंट फाइल करी डाउरी के लिए, डाउरी डिमांड के लिए। अब जब ये बात आई तो कोर्ट ने आउटराइटली वो डाउरी डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी, ये बोलते हुए कि क्योंकि आपके अगेंस्ट ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है डाइवोर्स का, तो इसलिए ये फॉल्स फ्रिवलेस ही होगा और इसको हटा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आप ऐसा कोई प्रिजम्पशन लेके नहीं चल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज एक मैटर चल रहा होगा तो बदले की भावना से ही वाइफ ने किया होगा। नहीं, यू हैव टू गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। आपको देखना पड़ेगा कि वो वाइफ सच बोल रही है या नहीं। अगर हो सकता है भाई कि वो सच बोल रही हो सकता है एक्चुअली उसके साथ डाउरी डिमांड हुई हो, तो यू हैव टू चेक। जस्ट बिकॉज एक मैटर पेंडिंग है, सिर्फ उस रीजन की वजह से आप इस मैटर को क्वैश बिल्कुल नहीं कर सकते। Then the next case is state through CBI versus T Gangi Reddy at the rate Yera Gangi Reddy। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें डिफॉल्ट बेल के कैंसिलेशन पे सवाल उठा था कि क्या डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है मेरिट्स को, जब चार्जशीट जबकि लेट फाइल हुई थी। ठीक है, यहाँ पे उनका कहना था कि चार्जशीट क्योंकि लेट फाइल हुई है तो मुझे डिफॉल्ट बेल अगर मिली हुई है तो अब मेरिट्स पे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, दिस वाज द क्वेश्चन। सो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से एक रेगुलर बेल को कैंसिल किया जा सकता है, भले ही चार्जशीट यहाँ पे फाइल हो गई है, उसके बाद डिफॉल्ट बेल को भी क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अगर ये दिखा रहा है कि वो बंदा जिसको बेल पे रिलीज किया गया है वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, किसी विटनेस को मना कर सकता है कि भाई वो विटनेस ना बने, विटनेस को थ्रेटन कर सकता है, कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो ट्रायल को विशिएट करेगा, तो देन इन दैट केस डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो अब डिफॉल्ट बेल कैंसिल नहीं होगी। देन द नेक्स्ट केस इज जसबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें हुआ क्या था, एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी खेतों में से। एविडेंसेस या लोगों के जो विटनेसेस के जो बयान थे उससे ये पता चला था कि उसको लास्ट 2 लोगों के साथ देखा गया था।
सिर्फ यही एविडेंस पर, सिर्फ इसी बात पर कि उसको लास्ट उन लोगों के साथ देखा गया था, लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे उन दोनों को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ इतने से एविडेंस पे आपने कैसे कर दिया, आपको लास्ट सीन सर्कमस्टेंस के साथ कोई कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस लाने पड़ते, जस्ट बिकॉज कि एक बंदे को लास्ट में किसी के साथ देखा गया था, इस रीजन की वजह से, सिर्फ इस रीजन की वजह से आप कन्विक्शन नहीं दे सकते हो। देयर मस्ट बी सम कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस टू प्रूव कि इन्हीं लोगों ने डेथ कॉज करी है, इन्हीं लोगों की वजह से डेथ कॉज हुई है, या इन्हीं लोगों ने डेथ कॉज करी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके एक्विट किया जाएगा। देन प्रसाद प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इसमें क्या हुआ भाई, एक बंदा अपने घर के बाहर काम कर रहा था, कुछ लोग आए, उससे लड़ाई करने लगे, और फिर इसी में उन लोगों ने उसको मारा और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहता है, और उसके बाद उसकी डेथ होती है, मार खाने की वजह से जो वो हॉस्पिटल में रहता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इन लोगों का कहना था कि हमारे बीच में जमीन को लेकर पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, तो हमें एक्सेप्शन, ग्रेवन स्टर्न कोरल वाला जो एक्सेप्शन है, प्रोवोकेशन, उसका हमें क्या मिलना चाहिए, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, और हमारा जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा और मर्डर में नहीं फॉल करेगा। कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं, सिर्फ जस्ट बिकॉज आप कोई एविडेंस नहीं दिखा पाए कि उस टाइम पे उसने आपको कोई प्रोवोकेशन दिया जिसकी वजह से आपने उसको मारा, ठीक है, आपने उसको मारा और आपने अपना सेल्फ कंट्रोल लूज किया एंड यू हिट दैट पर्सन एंड देन ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, या तो आप कोई एविडेंसेस लाओ जिससे आप ये बात प्रूव करो कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था पहले से जो चल रहा था, उसकी वजह से जब हम गए तो उसने पहले हमें उकसाया और फिर हमने उसको मार दिया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट यहाँ तो क्लियरली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम तो मान के चलेंगे कि आपका क्लियर इंटेंशन था। और आप जो ये बात भी कह रहे हैं कि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहा, सिर्फ लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने से ऐसा नहीं होता कि आप एक्सेप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। लंबे समय तक भले ही वो इंसान हॉस्पिटल में रहा है, लेकिन ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि उसकी डेथ उन्हीं इंजरीज से हुई है जो उसे अक्यूज पर्सन ने इन्फ्लिक्ट की थी। इसीलिए इनका एक्ट मर्डर ही होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा, एंड दे वर हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर। देन फरवरी पे आते हैं, अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। अब इस केस में क्या हुआ था, एक फादर को अपने बच्चे की पैटर्निटी पे डाउट था, और जो ओरिजिनल मैटर था वो डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी हस्बैंड और वाइफ के बीच में। उसी में हस्बैंड का ये कहना था कि बच्चा जो है ये मेरा नहीं है, किसी और का है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि क्या, नाउ ही वाज क्लेमिंग डीएनए टेस्ट फॉर इट, कि डीएनए टेस्ट करवाना है। कोर्ट ने कहा कि हर सिचुएशन में मैकेनिकली कोर्ट्स ऑर्डर नहीं कर सकते डीएनए टेस्ट करने का। यहाँ पे प्रोसीडिंग क्या चल रही है, यहाँ पे प्रोसीडिंग तो डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है। अब एक डाइवोर्स प्रोसीडिंग में एक बच्चे को सब्जेक्ट कर दे टू डीएनए टेस्ट, ये तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट हर कभी ऐसे ही ऑर्डर नहीं करते। 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन चलता है, जो ये कहता है कि अगर एक बच्चा ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ है तो वो उन्हीं का लेजिटिमेट बच्चा कहलाएगा। तो यहाँ पे वो प्रिजम्पशन लेके चलेंगे until and unless that presumption is rebutted according to the thing given under 112, जिसमें ये कहा गया है कि अगर नॉन एक्सेस प्रूव होता है तभी मान के चलेंगे कि वो इलेजिटिमेट है, अगर वो नहीं प्रूव किया जाता तो उसको हमेशा ही लेजिटिमेट मानेंगे। दूसरी चीज कोर्ट ने ये बोली कि 114 एविडेंस एक्ट का एडवर्स इन्फ्रेंस भी ड्रॉ नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज मदर हैज सेड नो टू डीएनए टेस्ट तो इसका मतलब है कि वो कुछ वो बच्चा हो सकता है वो इलेजिटिमेट हो। ऐसा एडवर्स इन्फ्रेंस भी ऐसे केसेस में नहीं ड्रॉ किया जाता। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ कही गई वो ये थी कि एक बच्चे को सोचो अगर डीएनए टेस्ट से सब्जेक्ट करोगे ऐसे हर केस में मैकेनिकली, तो उसके मेंटल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है वो अपनी दुनियादारी सब छोड़कर अपने पिताजी की तलाश में निकल जाए, या फिर हो सकता है उसके लोग ताने मारे, सोसाइटी में उसको लुक डाउन किया जाए कि इसको डीएनए टेस्ट से सब्जेक्ट किया गया था। इसीलिए इन्हीं कारणवश भले ही हम जो आर्टिकल 21 में जैसे बड़े लोगों की राइट टू प्रिवेसी होती है या डिग्निटी होती है, वैसी सेम राइट टू प्रिवेसी या डिग्निटी एक बच्चे की नहीं होती, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर उसको भी एक राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी दी गई है, जिसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो एटलीस्ट मेंटेन करना ही है।
और बच्चे को भी आप ऐसे सब्जेक्ट नहीं कर सकते हर कभी डीएनए टेस्ट से, जबकि मैटर भी ये नहीं चल रहा है। अगर मैटर ही प्राइमरली उसकी पैटर्निटी से रिलेटेड होता तो जरूर कर सकते थे वहां पर भी, लेकिन कोर्ट सोचने के बाद करता, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करता। लेकिन जहां पे मैटर ही ये नहीं है, जहां पे मैटर डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें बेचारे उस बच्चे को इस तरीके की प्रताड़ना को सहन करने बोलना इज नॉट राइट, इज व्हाट द कोर्ट सेड। देन योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड। अब ये जो केस है, इसमें आपने जब सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा होगा तो आपने एक बात देखी होगी कि वहां पे लिखा हुआ है 142 में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सीआरपीसी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी 406 की पावर यूज करते हुए सीआरपीसी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है क्या चेक बाउंस वाले केसेस को। तो कंटेंशन ये था कि क्योंकि वहां पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। वहां पे जो बात लिखी गई है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है कि जो अब जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का प्रोसीजर होगा वो 142 सबसेक्शन 2 के हिसाब से डिसाइड होगा, वो सीआरपीसी के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे सीआरपीसी के प्रोविजंस तो आज भी अप्लाई करेंगे। जुरिस्डिक्शन वाली बात, जुरिस्डिक्शन का प्रोसीजर वहां का ना फॉलो करते हुए एनआईए का फॉलो करेंगे, लेकिन जो बाकी दूसरे प्रोविजंस है सीआरपीसी के वो तो आज भी अप्लाई करेंगे। एंड दैट इज व्हाई 406 की पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Then mere framing of charges, no bar to order further investigation, victim has a fundamental right of fair investigation। अब अनंत ठाकुर करमुसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि एक जो बंदा है उसने कुछ फेसबुक पे कुछ कमेंट डाला था जिसपे उसने किसी का डिफेमेटरी स्टेटमेंट था, किसी मंत्री जी की बुराई की थी या ऐसी चीज थी। तो अब क्या हुआ कि उसको पकड़ा गया और उसके साथ थोड़ा कस्टोडियल वायलेंस हुआ, कस्टडी में पुलिस ने उसको काफी मारा पीटा, इसीलिए उसने केस दर्ज करवाया। अब दूसरी बात ये आई कि जब इनिशियली जब ये बात हुई थी तो एक अक्यूज पर्सन को नेम नहीं किया गया था उस चार्जशीट के अंदर, फिर सब्सिक्वेंटली उनको अक्यूज किया गया। तो अब बात ये आ रही थी कि अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ठीक है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, तो क्या अब अगर नया अक्यूज के बारे में पता चलता है तो क्या उसको ज्वाइन करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर हमने ये अलाउ नहीं किया तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल फेयर ट्रायल के रूल का वायलेशन हो गया कि एक इंसान के बारे में पता चल रहा है वो अक्यूज है लेकिन हम उसको उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज के चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। नहीं, आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा अगर हमने ऐसा नहीं किया। तो भले ही अगर फाइल हो भी चुकी है, ठीक है, चार्जशीट फाइल हो भी चुकी है, उसके बाद चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं, तब भी अगर कोई नया अक्यूज के बारे में पता चलता है तो क्या किया जाएगा, उसके अगेंस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। देन बेनी प्रसाद वर्सेस दुर्गा देवी। अब देखो आपने सेक्शन 51 ऑफ टीपीए पढ़ा होगा, है ना, यहाँ पे टीपीए लिख लो। सेक्शन 51 ऑफ टीपीए पढ़ा होगा जो कहता है कि अगर एक बंदा है जो बोनाफाइडली किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, अगर उसको पोजेशन से बाहर हटा रहे हैं तो फिर अगर उसने कोई इंप्रूवमेंट कर दिया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू द वैल्यू ऑफ दैट इंप्रूवमेंट, या फिर ही विल हैव द राइट दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड टू हिम ओनली। तब यहाँ पे बात यही थी कि अगर एक एनक्रोचर है जिसको पता था उसने एनक्रोच किया एक लैंड और फिर वहां पे कोई इंप्रूवमेंट कर लिया तो भी क्या उसको सेक्शन 51 का बेनिफिट मिलेगा। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। 51 में एक वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है, बोनाफाइड पोजेशन होल्डर। यहाँ पे एनक्रोचर को आप बिल्कुल भी बोनाफाइड पोजेशन होल्डर नहीं कह सकते, क्योंकि बोनाफाइड नहीं है, सेक्शन 51 अप्लाई नहीं करेगा और उसको वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट्स नहीं मिल सकती। देन रंगप्पा जवूर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब इसमें क्या हुआ था, पार्टीज ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की हुई थी और उसी के साथ साथ हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएलिटी के और इसके काफी चार्जेस लगाए गए थे। तब क्या हुआ, इन्होंने डाइवोर्स की पिटीशन को
नलिफाई करवा दिया ये बोलकर कि उन्होंने अपना आपस में सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम पे मीडिएट कोर्ट लास्ट मोमेंट तक मीडिएट करने की कोशिश करती है कि ये लोग रिकनसाइल कर लें, तो उन्होंने रिकनसाइल कर लिया। तो अब क्वेश्चन ये था कि जो क्रिमिनल चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं, क्या वो भी हट जाएंगे ऑटोमेटिकली या वो वैसे ही चलते रहेंगे? वो उस पर ट्रायल होगा और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हट गया। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ये वाले चार्जेस जो आपके क्रूएलिटी के हैं, 498 है, ये सब आया ही क्यों था, ये वाली बात उठी ही क्यों थी? क्योंकि आपका ओरिजिनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। तो अब अगर यही सेटल कर चुकी है पार्टीज, तो अब वो भी हट जाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं, मतलब फिर वरना मतलब ही क्या रहेगा, है ना? अगर मान लो कि दोनों पार्टीज सेटल करने को तैयार है, दोनों पार्टीज आपस में जाके रहने को खुशी खुशी तैयार है, अब आप बोलोगे नहीं भाई तुम्हें तो क्रिमिनल चार्जेस फेस करने ही पड़ेंगे, तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इस चीज का, सेटलमेंट करने का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दे विल ऑल्सो बी क्वेश्ड। देन लेट्स कम टू मार्च 2023, रवि डिंगरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब क्या होता है, आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 364A एंड एक है 364। 364 में पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग है, 364A में किडनैपिंग फॉर रैंसम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? किडनैपिंग फॉर रैंसम में जब किसी को किडनैप किया जाता है और उसको इंटिमिडेट किया जाता है कि उसकी लाइफ या लिम्ब को इंजरी हो सकती है, इस तरीके से उसको थ्रेटन किया जाता है, तब आप 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम अप्लाई करते हैं, वरना 364 की पनिशमेंट मिलती है इन केस ऑफ किडनैपिंग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे थे, बच्चा हल्ला कर रहा था, तो उसको चुप कराने के लिए उन्होंने उसको डराया धमकाया। तो अब सवाल ये आ रहा था, यहाँ पे लोअर कोर्ट ने क्या किया, 364A के अंदर कन्विक्शन दे दिया था। तो अब जब कोर्ट के सामने मैटर आया, तो कोर्ट ने कहा सिर्फ डराना धमकाना, एक बच्चे को शांत कराने के लिए जब किडनैप करके लाए हो, तो उस पर 364A अप्लाई नहीं करेगा। 364A के इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स साफ साफ कहते हैं कि इस लेवल का थ्रेट या इंजरी होना चाहिए जिससे सामने वाले को अप्रीहेंशन आए कि अब उसकी डेथ हो सकती है, या उसको काफी ज्यादा उसकी उसकी डेथ हो सकती है, या फिर उसको इंजरी पहुंचा सकते हैं, तभी उस टाइम पर ही ये अप्लाई करेगा। अदरवाइज अगर आपने हर केस में से अप्लाई करना शुरू किया विदाउट फुलफिलिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 364A, तो होगा क्या, 364 और 364A का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा कि अगर हर छोटी बात पे अगर अप्लाई किया तो फिर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्योंकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी ज्यादा है और यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम है, तो इसलिए देखना पड़ता है कि अगर स्ट्रिक्टली यहाँ के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो ही आप 364A अप्लाई करेंगे, अदरवाइज 364 में पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे किडनैपिंग के लिए तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन किडनैपिंग फॉर रैंसम में वो फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि 364A के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे। देन निखिल चंद्र मॉन्डल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी जुडिशियल कन्फेशन है, तो वो तो हमें पता है भाई कि जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पर, सोल बेसिस पर भी कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, वो एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होगा और सिर्फ उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। आपको कोई कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे जो सिर्फ एक ही टाइप, मतलब जब आप कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को मिलाओ तो एक ही तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए कि यही वो व्यक्ति है जिसने ऑफेंस किया है। जब इस लेवल तक आप प्रूव कर दोगे तभी जाके कन्विक्शन होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। देन स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड अदर्स। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको कभी भी प्री में पूछा जा सकता है कि कौन से केस में कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन समझाया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि गोवा में एक नोटिफिकेशन आया जिसको एक कंपनी ने दूसरे स्टेट में चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि हमारी कंपनी की एक ब्रांच वहां पर भी है। कोर्ट ने कहा कि आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ था, गोवा में ना, तो आप उसे गोवा में चैलेंज कर सकते थे, आप उसको वहां पे चैलेंज नहीं कर सकते थे। कॉज ऑफ एक्शन समझाते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, जहां पे वो फैक्ट्स अराइज हुए जिसपे आप रिलीफ मांग रहे हो, वहां पे कहेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो इस केस में गोवा में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो आप सूट गोवा में फाइल कर सकते थे, बट नॉट इन द अदर स्टेट। Article 226(2), Supreme Court explains test to determine if cause of action has arisen within jurisdiction of the High Court. Then
गणेश प्रसाद वर्सेस राजेश्वर प्रसाद एंड अदर्स। अब इस केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने पहले दूसरे बंदे के अगेंस्ट, जो उसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में था, उसके अगेंस्ट ये सूट फाइल किया कि भाई ये मेरा टेनेंट है, इसने मेरे पैसे नहीं दिए थे, उसको एविक्ट करवाया जाए। उसके बाद वो सूट जो है वो डिसमिस हो गया डिफॉल्ट के लिए, क्योंकि वो बंदा खुद ही नहीं आया, तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो गया। अब आपको पता होगा कि ऑर्डर 9 रूल 9 कहता है अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हुआ है तो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उसने दूसरा सूट फाइल किया जिसमें उसने ये बोला कि भाई वो सामने वाला मेरा मॉर्गेजी है और अब मेरे को मेरा मॉर्गेज रिडीम करना है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ पर डिसमिसल ऑर्डर 9 रूल 9 लगने की वजह से अब ये सेकेंड सूट बार्ड है क्या? कोर्ट ने कहा नहीं, दोनों मैटर्स में कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है। वहां पे उसको एज अ टेनेंट सू कर रहा था, एज अ टेनेंट उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ था, और यहाँ पे एज अ मॉर्गेजी उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ है। तो दोनों में कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है, और राइट ऑफ रिडेम्पशन जब तक आपका जिंदा रहता है सेक्शन 60 के तरह से, तो सेक्शन 60 की वजह से, सॉरी, तो जब तक सेक्शन 60 की वजह से आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन जिंदा रहता है तब तक आप सूट फाइल कर सकते हैं, और वहां पे ऑर्डर 9 रूल 9 अप्लाई नहीं करेगा। सो सेकेंड सूट बाय मॉर्गेजर फॉर रिडेम्पशन नॉट बार्ड बाय डिफॉल्ट डिसमिसल ऑफ फर्स्ट सूट। देन आपने एक सेक्शन नंबर 90 पढ़ा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है, अगर वो सही कस्टडी से बरामद होता है तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो एकदम सही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन यही प्रिजम्पशन विल के केस में अप्लाई नहीं करेगा। विल को आप कैसे प्रूफ करेंगे फिर? जिस तरीके से एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जाता है, 68 सेक्शन 68 जो कहता है कि एक विटनेस को लेके आना पड़ेगा, एक विटनेस को लाकर ही आप इसे प्रूव कर सकते हैं, और अगर वो विटनेस मर चुका है तो फिर सेक्शन 69 का रूल फॉलो करेंगे, जो आप ये प्रूफ करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो उस बंदे की हैंडराइटिंग में था। इस तरीके से ही आप प्रूफ कर सकते हैं। ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 90 वाला, ये विल्स के केस में अप्लाई नहीं करेगा। आशुतोष समंता वर्सेस रंजन बाला देवी एंड अदर्स। देन आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आर्टिकल 30 एम्पावर करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ खुद कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट रिलेटेड सारे काम खुद कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो अथॉरिटी थी मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, इन्होंने उनका फीस स्ट्रक्चर मांगा था चेक करने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम तो एक माइनॉरिटी एजुकेशन है, तो हम अपनी फीस खुद ही डिसाइड कर सकते हैं और उसको रेगुलेट भी हम खुद ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल 30 आपको बिल्कुल पावर देता है कि आप खुद ही रेगुलेट करेंगे और आप खुद ही क्या करेंगे, खुद ही फीस डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये चेक करे कि आपने कहीं कोई कैपिटेशन फी तो लगा नहीं रखी है, कहीं आपने कैपिटेशन फी तो नहीं लगाई हुई है, कहीं आप एक्स्ट्रा फीस तो नहीं ले रहे हो। तो क्योंकि इनका पर्पस ये है तो वो चेक करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मंगवा सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं कि आप सही तरीके से फीस लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो हम मान रहे हैं कि राइट आपका है फीस लगाने का, लेकिन गवर्नमेंट उस पर चेक जरूर रख सकती है। गवर्नमेंट हैज दैट राइट टू कीप अ चेक ऑन यू। उसके बाद आते हैं अप्रैल 2023 पे। सो अप्रैल 2023 का पहला केस है सुनील कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मतलब एक बहुत ही बढ़िया चीज एक्सप्लेन की गई थी कि इक्वालिटी का कंसेप्ट कहीं वहां पे लागू नहीं होता जहां इलीगैलिटी हुई है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो सोसाइटी है उनका ये कहना था कि भाई हम इनको इनकी बैचलर्स डिग्री क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स से हुई है इसलिए ये एलिजिबल नहीं है हमारे यहाँ के टीचर के पोस्ट के लिए, और उनको हटा दिया गया था एक स्कूल टीचर को। तो अब बात ये आई थी कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर ऐसा करा जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ऑलरेडी इसका बेनिफिट मिल चुका है, मतलब उनका भी डिग्री लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स से हुई है, लेकिन फिर भी वो लोग एडवांटेज उन लोगों को अभी भी रखा हुआ है। तो इसी वजह से इक्वालिटी का कंसेप्ट अप्लाई करके हमें भी मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अगर ऐसा कोई नॉर्म है जहां पे कहा गया है कि भाई आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स से पढ़कर आए हैं
तो आपको यहाँ पे नहीं अपॉइंट किया जा सकता, तो उसको फॉलो किया जाएगा। और जस्ट बिकॉज कोई गलत काम पहले हो चुका है, कि कुछ लोग आज भी सर्व कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स के थ्रू किया है अपना कोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो काम इलीगल है तो हम यहाँ पे भी इलीगल नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इन्होंने कहा कि इक्वालिटी इज in the matter of illegality. It is a well settled law that there cannot be equality in the case of illegality. Then प्रशांत कुमार साहू and others versus चारुलता साहू and others. इसमें कहा गया था settlement deed in a partition suit must include written consent of all the parties. यहाँ पे बात चल रही थी कि अगर मान लो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ, अब सबका अपना शेयर आया, अब लोगों ने अगर अपना शेयर, कुछ पार्टीज ने अगर अपना शेयर दूसरे को देना है तो सबकी कंसेंट लगेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने, जब पार्टीशन हो रहा है उस टाइम अभी आपका शेयर स्पेसिफाई भी नहीं हुआ है और आप बिना दूसरे पार्टीज की कंसेंट लेकर एक बंदे को सारा शेयर दे दें। तो यहाँ पे बहनें और भाइयों का केस था कि एक बहन रेडी हो गई थी कि भाई को ही सब कुछ मिल जाए, बट दूसरी बहन रेडी नहीं थी। तो यहाँ पे ये बात थी कि सारी बहनों का कंसेंट, सबका कंसेंट लगेगा, तभी जाकर को पर्सनली प्रॉपर्टी में से क्या हो सकता है, किसी एक जो भी सेटलमेंट करना है, यहाँ पर अगर किसी एक को देना था, ऐसे कोई भी सेटलमेंट अगर करना हो तो सारे को पर्सनर्स की कंसेंट लगती है सेटलमेंट के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के कह देने से कुछ नहीं होता। देन गद्दीपति दिग्विजय एंड अदर्स वर्सेस पथुरी सम्याजम एंड अदर्स। अब इसमें क्या हुआ कि इस केस के अंदर एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को बेची, और जब उसको बेची तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना था, रजिस्ट्रेशन कराना बचा हुआ था, प्लस मेजरमेंट करना था कि 3 महीने के अंदर वो प्लॉट की जो भी नफ्ती वगैरह होती है वो करवाएंगे। अब उन्होंने ये नहीं करवाया, आधा कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी ऑलरेडी पे कर चुकी थी, अब उन्होंने ये नहीं करवाया, इसी बीच उनकी डेथ हो गई। अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना था कि क्योंकि ये नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने अपना बाकी का कंसिडरेशन नहीं दिया, तो प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ही वॉज एट ऑल द टाइम्स रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो हर टाइम पे रेडी था, आपने नहीं किया, आपने जो आपका काम करना था वो आपने नहीं किया। और दूसरी बात, ये लोग ये भी प्लीड कर रहे थे कि टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और क्योंकि अभी तक इन्होंने हमें पूरा कंसिडरेशन नहीं दिया तो भी प्रॉपर्टी वापस आनी चाहिए। कोर्ट ने कहा टाइम एसेंस उस दिन से बनेगा जिस दिन आप पहले अपना काम कर लेंगे, कि आप पहले अपनी प्लॉट की नफ्ती करा देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, उसके बाद फिर सामने वाले को शो करना पड़ेगा कि वो रेडी एंड विलिंग है या नहीं, और बाकी कंसिडरेशन दे रहा है या नहीं। अगर उसके बाद वो कंसिडरेशन नहीं देता बचा हुआ, तो फिर जरूर हम आपको प्रॉपर्टी दिलवा सकते थे, लेकिन अभी टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंड द रिस्पोंडेंट कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और वो क्या कर सकता है, वो आपसे प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकता है। Then, conviction cannot be upheld in the absence of the records of the trial court. अब इस केस में क्या हुआ था कि अपील में जब मैटर गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट, कुछ मैटर चल रहा था आईपीसी के अंदर, अब उसमें क्या हुआ कि बार बार हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट से अपना वो मंगाते रहे, सारे रिकॉर्ड्स मंगाते रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने नहीं भेजा, और एक टाइम के बाद ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स गुम गए। तो फिर भी क्या किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को अप्रूव कर दिया और ये बोल दिया कि उस बंदे को कन्विक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने कैसे किया, जब आपने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स देखे ही नहीं, ठीक है, फिर आपने तो मतलब मैकेनिकली रिलाई कर लिया जो ट्रायल कोर्ट ने कहा है उस पर। अब जब आपने यही किया तो फिर अपील का प्रोविजन ही क्यों है, अपील करने का क्या फायदा है, अगर आप चेक ही नहीं कर रहे कि पहले ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था और अब आपको कैसे डिसाइड करना है, अगर ये चेक ही नहीं हो पा रहा है तो फिर ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा एक प्रोसीजरल वायलेशन हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर जस्टिस करने के लिए जरूरी है कि जो भी लोअर कोर्ट है उनकी जो भी फाइंडिंग्स है, उनके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जहां पे सबमिट किए गए थे, जो भी एविडेंसेस उनके सामने लगाए गए थे, उसका सारा रिकॉर्ड अगर आपने मंगाया है आपको चेक करना जरूरी है। अगर वो नहीं मिला था और उसके बेसिस पे आपने जस्ट रिलाइंग ऑन व्हाट द ट्रायल कोर्ट हैज सेड एंड दैट टू विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, अगर आपने जस्ट ऐसी मैकेनिकली रिलाई करके कर दिया तो ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। जितेंद्र कुमार रोडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Then let's come to May
शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, हिंदू लॉ का एक बहुत ही फेमस केस जो अभी आया है, जिसमें ये बात कही गई है कि कूलिंग ऑफ पीरियड जो होता है 13B, अगर आपने पढ़ा हो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, उसमें एक 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि अगर आपने जब पहली पिटिशन फाइल करी, पहला मोशन फाइल किया सॉरी, उसके बाद आपको फिर से फाइल करना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ्स, तभी जाके कोर्ट कंफर्म करती है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स को। तो अब यहाँ पे बात आई थी कि अगर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज का, मतलब मैरिज में कुछ जिंदा ही नहीं बचा है, देयर इज नथिंग कि उनको बोला जाए कि 6 महीने तक रुक के देख लो, तो फिर उस सिचुएशन में कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर यूज करते हुए, दैट इज इनहेरेंट पावर यूज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इनको डाइवोर्स दे सकती है विदाउट वेटिंग फॉर दैट इवन दैट कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 6 months. Then Jasbir Singh @Jasbir Singh and others versus National Investigation Agency and others. इसमें बोला था चार्जशीट नॉट इनकम्प्लीट merely because it was filed without sanction. Accused can't seek default bail on that ground. यहाँ पे just because कि कोई sanction required था और वो नहीं लिया गया, किसी अथॉरिटी का सैंक्शन चाहिए था चार्जशीट फाइल करने के लिए और वो नहीं लिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिफॉल्ट बेल अक्यूज्ड सीक नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा ये जो क्वेश्चन है ना कि जो सैंक्शन लेना था वो लिया है या नहीं लिया है, ये अभी इस स्टेज पे आंसर करने वाला नहीं है। ये कब होगा, जब कॉग्निजेंस ले लेगी कोर्ट, जब कॉग्निजेंस ले लेगी, जब ट्रायल चलाएगी, उस टाइम पे इस चीज का बात उठाई जाएगी और उस टाइम पे इसको देखा जाएगा कि सैंक्शन लिया था या नहीं दिया जाएगा। अभी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम पर, इस स्टेज पर ये वाली चीज क्वेश्चन में नहीं लाई जा सकती है और अक्यूज सिर्फ इस रीजन की वजह से डिफॉल्ट बेल क्लेम नहीं कर सकता। देन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब इस केस में क्या हुआ, जल्लीकट्टू आपको पता होगा, एक टाइम पे जल्लीकट्टू, कंबाला एंड बुलकाट रेसिंग वगैरह ये सब बंद कर दिया गया था। फिर इनके जहां जिन जिन स्टेट्स में ये चलते हैं, उन स्टेट्स ने अपने लॉ निकाले और उसके हिसाब से इसको रेगुलेट करने के लिए बोल दिया और कह दिया कि वो जिस एक्सटेंट तक उस लॉ में लिखा हुआ है उस एक्सटेंट तक वो अलाउड रहेंगे। यही चीज कोर्ट के सामने क्वेश्चन की गई कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एनिमल क्रुएलिटी के अंदर आती है। कोर्ट ने कहा ये हमारा परव्यू नहीं है, हमारा परव्यू था जहां तक ये पूछना स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या ये आपके हेरिटेज के अंदर आता है, मतलब आपके कल्चरल हेरिटेज के अंदर आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन निकाल के बोल दिया है कि हाँ ये हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर आता है और उनका कहना है कि ये करना जरूरी है या ये स्पोर्ट्स जो है इससे किसी एनिमल को हार्म नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि हमारे हिसाब से जो लॉज है, अगर वो लॉज ये देखते हुए डिसाइड किए गए हैं कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये स्कोप लेजिस्लेचर का था और ये लॉज बिल्कुल ही सही है। तो जिन स्टेट्स में ये स्पोर्ट्स चल रहे हैं वो चल सकते हैं टू द एक्सटेंट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉज गवर्निंग इन दैट स्टेट। उसके बाद जून में बहुत ही कम केस थे बिकॉज जून में थोड़ा टाइम सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, तो देयर आर वेरी लिटिल केसेस। घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। अब इसमें क्या हुआ था, एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक सेल अग्रीमेंट बनाकर, एग्रीमेंट टू सेल बनाकर, और उसी में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी और विल भी बना दी। ठीक है, विल भी बना दी और विल बना के भी उसी इंसान को पास ऑन कर दिया। अब वो सामने वाले ने पोजेशन ले लिया। अब यहाँ पे इनका कहना था बाद में कि भाई उससे मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए क्योंकि ये तो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल है और विल तो इफेक्टिव होगी आफ्टर डेथ। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल पोजेशन आपको वापस नहीं मिल सकता। ठीक है, ये बात हम मान रहे हैं कि विल कब इफेक्ट में आती है, जब टेस्टेटर की डेथ हो जाए। तो अभी तो उस बंदे की डेथ ही नहीं हुई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सामने वाले को टाइटल तो प्रॉपर्टी पे नहीं मिला विल की वजह से। दूसरी बात कि अग्रीमेंट टू सेल जो है, आपने 54 पढ़ा होगा, 54 में सीधे सीधे बात लिखी है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल रहता है जो, उससे कोई भी राइट और लाइबिलिटी इनकर नहीं होती। तो अभी यहाँ पर भी राइट एंड लाइबिलिटी इनकर नहीं हुई होगी और रिस्पोंडेंट को की प्रॉपर्टी नहीं हुई है। लेकिन एक और बात यहाँ पे कही गई कि जो रिस्पोंडेंट है क्योंकि वो पोजेशन ले चुका है तो वो अपना पोजेशन अब प्रोटेक्ट कर सकता है पार्ट परफॉर्मेंस के चलते। तो यहाँ पे उसके पोजेशन को प्रोटेक्ट किया गया, बट बोला कि उसको टाइटल नहीं मिला है बिकॉज विल या फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कोई टाइटल कंफर नहीं करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो टाइटल सामने वाले पे कंफर नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि वो पोजेशन में था तो अब वो अपना पोजेशन जरूर
प्रोटेक्ट कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. सो द नेक्स्ट केस इज ए श्रीवानसल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ रिपब्लिक बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. अब इसमें क्या हुआ, इस केस में क्वेश्चन ये आया था कि अगर एक अप्रूवर है जिसको पार्डन दी जा रही है, तो जो 306 का प्रोविजन है जो कहता है कि पहले उसे मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा, उसके बाद दोबारा से ट्रायल स्टेज पे उसका एग्जामिनेशन होगा, क्या ये प्रोविजन तब भी लागू होगा जब उसके मैटर को एक स्पेशल जज के पास भेजा जा रहा है? तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता. जब स्पेशल जज के पास आप मैटर भेज रहे हैं तो डायरेक्टली वो स्पेशल जज भी उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं. ये मजिस्ट्रेट द्वारा किया हुआ एग्जामिनेशन को यू कैन लेट गो. तो ये कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 306 तब अप्लाई नहीं करता है जब मैटर स्पेशल जज के पास भेजा जा रहा है. सो अप्रूवर नीड नॉट बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस by the magistrate when cognizance is taken by the special court under Prevention of Corruption Act. इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज में देना चाहती हूँ कि हमने अभी अभी नया अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया है. ऑनलाइन बैच है ये, जो 4 सितंबर से चालू हुआ है. इसकी डेमो क्लासेस चल रही है 5 से 8 तक, 5 बजे, शाम के 5 बजे से लेके 8 बजे तक. आप अगर चाहते हैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन जुडिशरी गोल्ड के साथ करना, तो आप ये डेमो क्लासेस बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं. ये डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है. आपको बस करना ये है, हमारे पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है और आप ये डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. देन देयर इज एन एडवांस टेस्ट सीरीज दैट वी हैव कम अप विद. जब तक गलती नहीं करते तब तक सीखते नहीं है ना? तो अगर आपने प्रिपरेशन कर ली अपनी, अब आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है. उसके लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एडवांस टेस्ट सीरीज. इसमें होगा क्या, इसमें हम आपको 70 प्लस प्रिलिमिनरी टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 20 प्लस हम आपको मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसी एक स्टेट पे कंफाइंड नहीं है. हमने ओवरऑल इसको पेपर को ऐसा डिजाइन किया है जिससे आपके सारे ही स्टेट्स कवर हो जाएं. उसके बाद इन्हीं पेपर का एनालिसिस किया जाएगा फैकल्टी द्वारा, प्लस इनका इवैल्यूएशन, हर एक बच्चे की कॉपी का इवैल्यूएशन करेंगे हमारे एक्सपर्ट इवैल्यूएटर्स. और साथ ही साथ इसमें मेंस के एग्जामिनेशन में सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स नहीं है, हम इसमें ट्रांसलेशन और जजमेंट राइटिंग भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आप एडवांस टेस्ट सीरीज में पार्ट ले सकते हैं. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 19 अगस्त से एंड दिस विल बी कंटिन्यूड. सो ऑल दोज हु आर विलिंग टू डू दिस, या विलिंग टू टेस्ट देयर प्रिपरेशन, या विलिंग टू टेक देयर प्रिपरेशन अ स्टेप अहेड, कैन जॉइन दिस एडवांस टेस्ट सीरीज. सो आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आपको मजा भी आया होगा. मैंने क्विक तरीके से आपको पूरे जनवरी से लेकर जून तक के केसेस करवा दिए हैं. पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना. थैंक यू सो मच गाइस.